हेलो क्लास, देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे गुरुत्व के अंतर्गत की जो गति होती है उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, मतलब जो गुरुत्व होता है ना, गुरुत्वाकर्षण जिसको पढ़ते हैं आप, ठीक, गुरुत्वाकर्षण, उसी में जो गुरुत्व की जो प्रकृति होती है उसी के अंतर्गत हम जो गति करते हैं उसके में, है ना, गुरुत्व के प्रभाव के बारे में हम लोग देखेंगे। चलिए, जैसा कि आप लोगों को पता है, ठीक है, मेरे द्वारा आपके लिए डेली 2 वीडियो जो है क्या होता है अपलोड किया जाता है, जिसमें से एक वीडियो जो है प्रयोगशाला परिचारक को डेडिकेटेड क्लास है। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ेंगे ये प्रयोगशाला परिचारक की क्लासेस है, जिसमें याद रखना आप लोगों को 60 नंबर जो आएगा वो सामान्य विज्ञान से आ रहा है। और आपके सिलेबस में बताया गया है कि कक्षा 9वीं और 10वीं स्तर का क्या रहेगा, विज्ञान का प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा। इसके बाद आपका जो अगला सिलेबस है वो देखने को मिलता है छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ का लगभग पूरा सिलेबस है आपको उसमें देखने को मिलेगा। और भारत का भूगोल, है ना, भारत का भूगोल से भी आपको वहाँ से प्रश्न सिलेबस में आपके हैं। ठीक है, तो भारत का भूगोल, पूरा छत्तीसगढ़ का सिलेबस, साथ ही भारत और छत्तीसगढ़ की जो समसामयिकी करंट अफेयर इतने आपके सिलेबस में दिया हुआ है। इतने को हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। इसमें आप देख पाएंगे कि अभी जो है हम लोग पढ़ रहे हैं विज्ञान। ठीक है, अभी हम पढ़ रहे हैं विज्ञान, और विज्ञान में ये आज का आपका तीसरा चैप्टर है, जिसमें गुरुत्व के अधीन गति या गुरुत्व में जो हम गति करते हैं उसके प्रभाव के बारे में क्या करेंगे, आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, और जैसे कि मैंने आपको बताया है ना, जब तक डिजिटल बोर्ड नहीं आ जाता, मोस्ट प्रोबेबली अगले महीने तक डिजिटल बोर्ड आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, तब तक हम लोग, ठीक है, अब देखिए ये क्लास किस तरीके से चलेगी मैं बता रहा हूँ। एक बुक है ना, हम जो बुक है घटना चक्र का, इसमें जो है इम्पॉर्टेंट प्रश्न और साथ ही आपके पेपर में आने तक ऐसे प्रश्नों की क्या है एक सूची है, और ज़्यादातर यही इस तरह आपको आने वाले आपके प्रश्न पेपर में, है ना, प्रयोगशाला परिचारक में देखने को मिलेंगे। तो घटना चक्र की जो पुस्तक है उस पुस्तक से मैंने आपका क्वेश्चन लिया हुआ है, और उसी को हम लोग क्या कर रहे हैं डेली, है ना, अपने वीडियो में इसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिएगा जो मैं पुस्तक जो सोर्स लिया हूँ, है ना, साइंस के लिए, तो आप याद रखेंगे घटना चक्र का पुस्तक है। चलिए, अब इसी में हम लोग क्वेश्चन देखते हैं और आगे बढ़ेंगे। देखिए, चलिए अब देखते हैं, है ना, आपका प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती हैं? ठीक है, देखिए न्यूटन ने आपको बताया था क्या कि सभी वस्तुएं जो है क्या होती हैं, पृथ्वी की ओर आकर्षित होती हैं, है ना। ये इसको आप समझिए, न्यूटन साहब क्या होते हैं, है ना, न्यूटन साहब जो है बहुत दुखी होते हैं एक समय, और घर से बाहर क्या होता है, दोपहर के समय होता है वो बाहर निकले हुए होते हैं। ठीक है, बहुत दुखी रहते हैं अपनी ज़िंदगी से, क्योंकि ज़िंदगी की जिस हालात पे वो थे, स्ट्रगलिंग उनका समय था। उसके बाद वो जो है ना, गर्मी का समय था, एक पेड़ के नीचे क्या करते हैं, थोड़े विश्राम करने के लिए, आराम करने के लिए बैठ जाते हैं, और थोड़ी देर के उनका क्या होता है, नींद पड़ता है। इसी क्रम में वो देखते हैं कि पेड़ से एक फल जो है क्या होता है, नीचे की ओर गिरता है। ठीक है, तो इसी क्रम में वो देखते हैं कि पेड़ से एक फल जो क्या होता है नीचे की ओर गिरता है। तो न्यूटन साहब को, है ना, वो थोड़े से अचरज में होते हैं और सोचते हैं, ठीक है, अब उनका वैज्ञानिक दृष्टिकोण के हिसाब से वो सोचना चालू करते हैं कि ये जो फल है ये नीचे ही क्यों गिरा, ज़मीन की ओर ही क्यों गिरा, ये जो है ना, ऊपर की ओर आसमान की तरफ क्यों नहीं गया। उसके बाद यही सोच के फलस्वरूप वो उसका क्या करते हैं, उसका हल निकालने के लिए, उसका खोज करने के लिए, ठीक है, वो इस पर कार्य करते हैं, और आगे जाकर ये इसका प्रॉपर, है ना, वैज्ञानिक या सैद्धांतिक तरीके से खोज निकालते हैं, और उसका कारण बताते हैं कि पृथ्वी पे जितनी भी वस्तुएं हैं, ठीक है, अगर वो प्लायन वेग से क्या गति नहीं कर रही हैं, ठीक है, तो सारी वस्तुएं क्या होंगी, पृथ्वी पर वापस आकर ही गिरेंगी। ठीक है, तो न्यूटन ने, यहाँ पे आपका पहला प्रश्न देखेंगे, न्यूटन से पहले ही किस वैज्ञानिक ने बताया था कि सभी वस्तुएं, ठीक है, सभी वस्तुएं क्या होती हैं, पृथ्वी की ओर आकर्षित होती हैं। ठीक है, देखिएगा न्यूटन के पहले वो कौन पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये बता दिया था, ठीक है, कि सभी वस्तुएं जो पृथ्वी की ओर आकर्षित होती हैं, तो उसका नाम है, याद रखिएगा, ब्रह्मगुप्त। ठीक है, हमारे भारतीय जो पुराने समय के, ठीक है, खगोल विज्ञान के क्षेत्र के ज्ञाता थे, ठीक है, जो खगोल शास्त्री थे, उनके द्वारा क्या बताया गया था कि सभी वस्तुएं जो है ना, पृथ्वी की ओर आकर क्या करती हैं, गिरती हैं या आकर्षित होती हैं। चलिए,
अब अगला देखिएगा, जो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया, है ना। अगला आपका प्रश्न है कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया। तो आपको याद रखना है आइजैक न्यूटन ने, ठीक है। न्यूटन का पूरा नाम है आइजैक न्यूटन, ठीक। तो आपको याद रखना है कि गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत है इसका प्रतिपादन किसने किया या गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया। तो आपको नाम याद रखना है आइजैक न्यूटन ने। चलिए अगला है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया, ठीक है। देखिए गुरुत्वाकर्षण के जो सिद्धांत है इसको किसने दिया, तो याद रखेंगे नाम है आइजैक न्यूटन। और साथ ही गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम, ठीक है, सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। तो आपको याद रखना है न्यूटन साहब के द्वारा। किसके द्वारा, तो न्यूटन साहब के द्वारा, ठीक है। चलिए अब मैं आपका अगला प्रश्न देखता हूँ कि अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते, इसका कारण क्या है। आपका ऑप्शन है, ठीक है, देखिए ये जो है MCQ बुक है ना, घटना चक्र, बहुत ही अच्छा पुस्तक है, ठीक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न जो है, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं, इसका कारण क्या है। आपका ऑप्शन है गुरुत्व नहीं होता इस कारण। दूसरा, वायुमंडल में श्यानता बहुत तीव्र होता है, ठीक है। अगला है, सौर वायु ऊपर की ओर बल लगाती है, ठीक है। और चौथा ऑप्शन है वायुमंडलीय दाब बहुत कम होता है। देखिएगा कि अंतरिक्ष यात्री निर्वात में, निर्वात कहने का मतलब जहाँ वायु अनुपस्थित हो, ठीक है, जहाँ वायु की उपस्थिति नहीं हो या वायु अनुपस्थित हो वो क्या होता है, निर्वात कहलाता है। तो अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते, इसका कारण क्या है। तो जो गुरुत्वाकर्षण होता है, जो गुरुत्व होता है, जो क्या करता है, हमें चलने में मदद करता है, हमें एक स्थान पर क्या करके, मतलब हमारे जो स्थितियों में है ना, बाह्य स्थिति, ठीक है। देखिए जो गुरुत्वाकर्षण होता है वो हमारी स्थिति में क्या करता है, संतुलन बनाए रखता है। क्योंकि वहाँ निर्वात ही नहीं है, तो निर्वात नहीं है तो क्या होता है, गुरुत्व नहीं होता, जिसके कारण लोग जो है क्या करते, जिसके कारण जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं उनमें किसी भी प्रकार का संतुलन नहीं बना रहता, वो स्थिर नहीं रह पाते हैं, ठीक है। उनकी दशाओं में है ना बिना निर्वात के क्या होते रहता है, आपको कंटिन्यू परिवर्तन देखने को मिलता है, ठीक है। तो देखिए अंतरिक्ष यात्री जो है निर्वात में एक स्थान पर खड़े नहीं रह सकते, इसका कारण क्या है। ठीक है, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में एक ही साथ, ठीक है, एक ही स्थान पर, ठीक है, क्या है, तो एक सीधे खड़े नहीं रह सकते, इसका कारण क्या है। तो देखिए इसका कारण क्या है, क्योंकि निर्वात है, इसका मतलब वहाँ वायु अनुपस्थित है, इसका मतलब वहाँ क्या नहीं होगा, तो गुरुत्व नहीं होगा। क्या नहीं होगा, तो गुरुत्व नहीं होगा। देखिए गुरुत्व हमें एक स्थान पे खड़े रहने पे, हमारे संतुलन बनाए रखने पे क्या करता है, वो मदद करता है, ठीक है। अगर गुरुत्वाकर्षण ही नहीं है, ठीक है, देखिए जैसे चंद्रमा, जैसे जो सैटेलाइट हैं, है ना, जो हमारे पृथ्वी के, ठीक है, जो भूस्थितिक कक्ष है वहाँ पे क्या किया जाता है, उसको प्रक्षेपित किया जाता है, ठीक है। तो वो जो है, जो सैटेलाइट है वो पृथ्वी कक्ष से बाहर इसलिए नहीं जाता क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल उस पर क्या होता है, आरोपित होते रहता है, ठीक है। तो पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसी कारण क्या होता है, वो एक संतुलन के हिसाब से उसमें क्या होता रहता है, मूवमेंट होता रहता है, ठीक है। मतलब देखिए हम वर्तमान में जैसे चल पा रहे हैं और हर तरीके की हलचल कर, कभी दौड़ना, लेट जाना, बैठ जाना, ठीक है, या फिसलना, ठीक है, ये सारी एक्टिविटी किसके कारण होता है, तो उसका कारण गुरुत्व है। गुरुत्व की अनुपस्थिति में आपका ये संतुलन नहीं बना रहता और आप जो है एक स्थिति में, किसी भी तरीके की एक स्थिति में, है ना, थोड़े समय के लिए नहीं बने रह सकते, उसमें कंटिन्यू परिवर्तन होते रहता है। जैसे अंतरिक्ष में देखते हैं जहाँ निर्वात नहीं होता, वो होता है ना, वहाँ अंतरिक्ष यात्री का क्या होता है, बॉडी में मूवमेंट होता है, वो उड़ते रहते हैं, उड़ते रहने देखिए पूरा टाइम उनके में क्या होता है, परिवर्तन होते रहता है, ठीक है। तो जो संतुलन के लिए क्या होना जरूरी है, तो गुरुत्व का, है ना, गुरुत्वाकर्षण का होना जरूरी है। चलिए अब आपका अगला प्रश्न देखते हैं कि अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेप छोड़ा जाता है तो वह क्या होगा, ठीक है। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें बोला गया है कि अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेप छोड़ा जाएगा तो क्या होगा, ठीक है। अंतरिक्ष यान में, है ना, कोई व्यक्ति अगर बैठा है और वहाँ से एक सेप को वो छोड़ देते हैं अंतरिक्ष में, ठीक है, तो क्या होगा। अब इसमें आपका ऑप्शन यहाँ पे आप देख पाएंगे, पृथ्वी की ओर गिरेगा, है ना, पहला ऑप्शन है। दूसरा,
कम गति से गतिमान होगा। आपका तीसरा ऑप्शन है अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसकी गति से गतिमान होगा। और चौथा है अधिक गति से गतिमान होगा। देखिए पहले तो याद रखेंगे कि अंतरिक्ष में आपको निर्वात नहीं देखने को मिलता है, गुरुत्वाकर्षण देखने को नहीं मिलता है। तो अंतरिक्ष यान से जब एक शेप को छोड़ा जाता है तो यान की गति के साथ ये भी क्या होती है, गतिमान होती है, याद रखना है, ठीक है। तो अंतरिक्ष यान की गति के साथ, ठीक, यान के गति के साथ शेप भी गतिमान होता है ना, शेप भी क्या होता है, गतिमान होता है, याद रखना है आपको। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। देखिएगा अगला प्रश्न, पीसा है ना, पीसा की जो झुकी हुई मीनार है आप देखते हैं वो गिरती क्यों नहीं है, इसका कारण पूछा गया है। ऑप्शन है वह शीर्ष भाग में पतली हो गई है, वह बड़े तल क्षेत्रफल को आच्छादित करती है। अगला है इतना गुरुत्वाकर्षण केंद्र न्यूनतम स्थिति में रहता है, गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन रेखा तल के अंदर रहती है। ठीक है, देखिए जो पीसा का मीनार आप देखे होंगे वो क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा झुका हुआ है। ठीक है, पीसा का जो मीनार बना हुआ है वो इस तरीके से है ना, इस तरीके से झुका हुआ है। ठीक है, तो देखिए उसका कुछ हिस्सा, बहुत कम हिस्सा आपको क्या मिलता है, ज़मीन के तल पे मिलता है। उसके बाद ज़्यादातर हिस्सा आपको क्या देखने को मिलता है, ज़मीन तल से ऊपर। लेकिन इतना झुके होने के बाद भी वह मीनार गिरता क्यों नहीं है, तो इसका जो कारण होता है, देखिए उसका जो है ना, उसका जो बल है वो, उसका जो गुरुत्व बल है वो कहाँ लगता है, तो क्षैतिज तल में अंदर की ओर लगता है। ठीक है, क्षैतिज तल में अंदर की ओर क्या होता है, गुरुत्व बल लगता है। ठीक है, और बाहर की ओर ऑलरेडी वो क्या है, उसका भार जो है बाहर की ओर है, और क्षैतिज तल है ना, क्षैतिज तल में अंदर की ओर जो है उसका गुरुत्व बल लगता है। तो बाहर की ओर जो बल लग रहा है उसके बाद जो गुरुत्व बल है अंदर की ओर लग रहा है, उसके संतुलन को बनाए रखता है। इस कारण से वो क्या होता है, पीसा का जो मीनार है वो नहीं गिरता। ठीक है, तो पीसा का मीनार क्यों नहीं गिरता, इसका कारण क्या है, देखिए कुछ तल है ना, कुछ भाग जो है क्या होते हैं, बहुत कम भाग जो ज़मीन से सटे हुए होते हैं, ज़्यादातर भाग जो है ना ज़मीन के तल से ऊपर होता है और साथ ही बहुत ज़्यादा झुका हुआ होता है। वो क्यों नहीं गिरता, क्योंकि उसके क्षैतिज तल में अंदर की ओर गुरुत्व बल लगता है। ठीक है, तो जो बाहर का बल है अंदर की ओर, दोनों की ओर क्या होते हैं, संतुलन की स्थिति बनाए रखती है, इसके कारण वो गिरता नहीं है। ठीक है, देखिए पीसा का झुका मीनार क्यों नहीं गिरता, ठीक नहीं गिरता, इसका कारण क्या है, तो देखिए आपका ऑप्शन यहाँ पे डी आ जाएगा, गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन तल के अंदर रहती है। ठीक है, तो याद रखेंगे गुरुत्व केंद्र से, ठीक है, जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन केंद्र की ओर रहती है। ठीक है, जो गुरुत्व बल है कहाँ लगता है, केंद्र की ओर, अंदर की ओर लगता है, केंद्र के अंदर की ओर लगता है। ठीक है, इस कारण से क्या होती है, गिरती नहीं है। ठीक है, चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं आप। यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर 2 गुनी होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता वो कितना होता। देखिए वर्तमान में अभी आप देखेंगे कि सूर्य और है ना पृथ्वी के बीच जो दूरी है, ठीक है, उसमें कहा गया है कि अगर उनकी दूरी को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल में क्या फर्क पड़ेगा, गुरुत्वाकर्षण बल में क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए अभी आप देख पाएंगे कि बोला गया है सूर्य और पृथ्वी की जो दूरी है, ठीक है, सूर्य और पृथ्वी की जो दूरी है अगर उसको 2 गुना कर दिया जाए, अभी जितनी वर्तमान में दूरी है अगर उसको 2 गुना कर दिया जाए तो जो गुरुत्वाकर्षण है ना, तो गुरुत्वाकर्षण बल में क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिएगा है ना, एक वस्तु की दूरी के हिसाब से उसका गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव जो है कम होते जाता है। मान लीजिए ठीक है, सूर्य है, सूर्य के सबसे पास का ग्रह कौन सा है, बुध है, तो बुध ग्रह में क्या होता है, सूर्य और बुध ग्रह की दूरी कम है तो सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल बुध में ज़्यादा लगता है। उसके बाद फिर मंगल ग्रह आता है ना, उसके बाद शुक्र ग्रह आता है, तो शुक्र में आप देख पाते हैं, ठीक है, कि और उसके बाद आता है फिर एक क्रम के अनुसार आएंगे बुध शुक्र पृथ्वी फिर मंगल। ठीक है, बुध शुक्र पृथ्वी फिर मंगल, तो जो जितना पास है वहाँ गुरुत्वाकर्षण बल उतना ज़्यादा होता है और जो जितने दूरी में रहता है वहाँ गुरुत्वाकर्षण बल कम होते जाता है। तो देख पाएंगे सूर्य और पृथ्वी की जो अगर दूरी वर्तमान में है तो गुरुत्वाकर्षण कितना होता है, आधा होता है।
अगर इसी दूरी को 2 गुना कर दिए जाएंगे, है ना, अगर सूर्य पृथ्वी की वर्तमान जो दूरी है उसको 2 गुना कर दिया जाएगा तो गुरुत्वाकर्षण में क्या प्रभाव पड़ेगा? गुरुत्वाकर्षण जो है 1/4 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? जो पहले जो गुरुत्वाकर्षण लग रहा था उसका 1/4 गुना हो जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे देखिए इसका मतलब क्या है कि अगर पृथ्वी और सूर्य की पृथ्वी की भी जो वर्तमान दूरी है वहाँ गुरुत्वाकर्षण अभी कितना लग रहा है? ठीक है, अगर उसकी दूरी को अगर 2 गुना कर देते हैं तो गुरुत्वाकर्षण जो है कितना हो जाएगा? घटकर 1/4 रह जाएगा। ठीक है, चलिए इसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या होता है? ठीक है, अगला प्रश्न आपका है कि वस्तु को, है ना, जब ऊपर से, ऊपर कहने का मतलब अंतरिक्ष से, है ना, अंतरिक्ष कहने का मतलब देखिए वायुमंडल से समझ लीजिए, एक वायुमंडल से। ठीक है, जब वस्तु को ऊपर से, ठीक है, या किसी बिल्डिंग के, है ना, किसी जैसे 5 फ्लोर 7 फ्लोर 10 फ्लोर 50 फ्लोर की बिल्डिंग से आप किसी वस्तु को, है ना, ऊपर से नीचे गिराते हैं तो उसका भार, है ना, भार के बारे में प्रश्न पूछा गया है, क्या रहेगा? कि उसका भार शून्य हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, परिवर्तनशील रहेगा, और सभी गलत हैं। देखिए आप किसी वस्तु को ऊपर से नीचे गिराते हैं तो उसका भार जो है वो क्या होता है? परिवर्तनशील नहीं होता। इसका मतलब उसका भार जितना है उतना ही रहेगा, वो अपरिवर्तित, है ना, अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, इसका देखिए होता है एक्चुअल में क्या है, आप किसी चीज़ को ऊपर से, है ना, घर के छत से क्या करेंगे, गिराते हैं तो क्या होता है? तेजी से नीचे गिरता है। ठीक है, थोड़े कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है, ये थोड़े फंसाने के लिए, है ना, स्टूडेंट को थोड़ा परेशान करने के लिए इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए इसमें कहा गया है कि वस्तु जो है, किसी वस्तु को आप ऊपर से नीचे गिराते हैं तो इसका भार याद रखेंगे, भार में क्या कोई परिवर्तन होता है? तो देखिए इसका परिवर्तन आपको निर्वात में देखने को मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे आप देख पाएंगे वायुमंडल में इसके भार में परिवर्तन नहीं होता। ये क्या होता है? अपरिवर्तित होता है। कैसा होता है? तो परिवर्तित होता है। ठीक है, आपको याद रखना है, भार में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। चलिए आपका अगला प्रश्न देखिए, यदि एक पंख, एक रबर की गेंद और एक लकड़ी की गेंद को निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक एक साथ गिरा रहे हैं तो क्या होगा? ठीक है, देखिए निर्वात है। ठीक है, निर्वात मतलब वहाँ क्या है? हवा नहीं है। और एक पंख, एक रबर की गेंद, ठीक है, और एक लकड़ी की गेंद को समान ऊंचाई से आप गिराते हैं। ठीक है, और उसके बाद आपका ऑप्शन दिया गया है, पंख सबसे पहले ज़मीन पर पहुंच जाएगा, रबर की गेंद सबसे पहले ज़मीन पर पहुंच जाएगी, लकड़ी की गेंद सबसे पहले ज़मीन पर पहुंच जाएगी, या तीनों एक साथ ज़मीन पर पहुंचेंगे। चलिए आप बताइए। ठीक है, देखिए एक रबर दिया है, ठीक है, एक पंख दिया है, एक रबर की गेंद और एक लकड़ी की गेंद है। ठीक है, क्या है? तो याद रखेंगे, एक पंख है ना, एक रबर है, एक रबर की गेंद है और एक लकड़ी की गेंद है। इनको निर्वात में, निर्वात जहाँ क्या वायु नहीं है, वहाँ एक समान ऊंचाई से, तीनों को समान ऊंचाई से गिराई जाती है। तो आप देख पाएंगे पूछा गया है कि ये पंख पहले भूमि पे गिरेगा, या रबर की गेंद पहले भूमि पे आएगा, या एक लकड़ी की गेंद, है ना, लकड़ी की गेंद भूमि पर आएगा। तो आपको बताना है, इसका ऑप्शन जो है डी जो है आपका सही होगा। देखिए क्या होता है, अगर निर्वात में है ना, आपको वायु प्रतिरोध वहाँ देखने को नहीं मिलेगा, तो समान त्वरण से क्या करती है, वो गति करेगी और तीनों जो है एक ही समय में, है ना, क्या करेंगे, भूमि पर आएंगे। तीनों जो है एक ही समय में, ठीक है, तीनों एक ही समय में पृथ्वी तल पर आएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप क्या देख पाते हैं, देखिए ये चीज़ें थोड़ी सी, है ना, क्या करने वाली, परेशान करने वाली जो चीज़ें रहती हैं, फिर भी आपको निर्वात और, ठीक है, वायु प्रतिरोध के बारे में समझ में आएगा तो ये सारी चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। देखिए एक पंख है, एक रबर की गेंद है, एक लकड़ी की गेंद है, और है कहाँ, निर्वात में हो आप, जहाँ क्या वायु नहीं है। इसका मतलब वायु के द्वारा किसी भी प्रकार का परिवर्तन या प्रतिरोध नहीं किया जाएगा, और तीनों को आप एक समान ऊंचाई में रखते हैं और वहाँ से छोड़ देते हैं। ठीक है, तो चूँकि वहाँ क्या नहीं है, वायु नहीं है, निर्वात है, तो क्या होगा, तीनों जो है एक समान त्वरण से नीचे की ओर गिरेंगे और समान समय में, है ना, और समान समय में ही तीनों जो है पृथ्वी तल पर आगे टकराएंगे।
क्योंकि तीनों को एक समान ऊंचाई से छोड़ा गया है। ठीक है, उसका कारण क्या है? निर्वात वायु प्रतिरोध नहीं है, समान ऊंचाई से छोड़ा गया, इसलिए तीनों जो है एक साथ ही एक समय में आकर पृथ्वी तल पर टकराएंगे। चलिए आपका अगला प्रश्न देखिए लकड़ी, लोहे व मोम के समान आकार के टुकड़े को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है, कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा? देखिए, ठीक है, यहाँ आपके प्रश्न में बोला गया है क्या? देखिए यहाँ आपके प्रश्न में देखने को आपको मिलेगा लकड़ी, क्या तो लकड़ी। अगला जो चीज़ है ये है लोहा। ठीक है, लकड़ी, लोहा और मोम। ठीक है, देखिए ये लकड़ी है ना, और उसके बाद आपको लोहा मिलता है जो क्या होता है, इन दोनों की अपेक्षा आपको भारी देखने को मिलता है, साथ ही मोम। इन तीनों को कहा गया है कि एक साथ क्या किया जाता है, पृथ्वी तल पर छोड़ा जाता है समान ऊंचाई से। ठीक है, समान ऊंचाई से तीनों को पृथ्वी तल पर क्या कर दिया जाए, गिराया जाता है, तो तीनों में से कौन पहले पहुंचेगा? ठीक है, ये क्या है प्रश्न है। तो आप यहाँ पे देख पाते हैं, इसके पहले मैंने आपको बताया था एक पंख, एक रबड़ की गेंद और एक लकड़ी की गेंद, तीनों को क्या किया जाता है, एक साथ छोड़ा जाता है, तो देख पाते हैं वो तीनों जो है एक साथ ही पृथ्वी तल पर टकराती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ क्या है, निर्वात उपस्थित होता है, मतलब हवा अनुपस्थित है, हवा का प्रतिरोध ही नहीं है, तो एक समान त्वरण से तीनों चीज़ें क्या होती हैं, गिरती हैं, और समान ऊंचाई में होने के कारण, है ना, समान ऊंचाई से छोड़े जाने के कारण तीनों क्या होती हैं, एक समान समय में ही पृथ्वी तल पर टकराती हैं। यहाँ भी यही चीज़ें हैं। देखिए लकड़ी है, लोहा है और मोम है, ये तीनों क्या है, निर्वात में, मान लीजिए निर्वात नहीं भी है। ठीक है, और आप जो है वायु को नगण्य मानते हैं, बिल्कुल नहीं के बराबर, कि वायु इसमें किसी भी प्रकार का अगर परिवर्तन नहीं करता, तो आप देख पाएंगे कि लकड़ी, लोहा और मोम को अगर समान ऊंचाई से छोड़ा जाए तो तीनों ही एक साथ ही पृथ्वी पर क्या करेंगे, पृथ्वी तल पर आकर टकराएंगे। ठीक है, तो देखिए तीनों एक ही समय में क्या होंगे, पृथ्वी तल से टकराएंगे। ठीक है, तीनों एक ही समय पृथ्वी तल से आकर टकराएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे आपका अगला प्रश्न। देखिए आपका अगला प्रश्न है, दो गेंद, ठीक है, ए और बी, जिसमें एक गेंद 10 केजी का होता है, एक गेंद का वजन कितना होता है, 10 केजी, है ना, 10 किलोग्राम, और दूसरा गेंद होता है 1 केजी का। इन्हें 20 मीटर की ऊंचाई से एक साथ गिराया जाता है। किससे? तो 20 मीटर की ऊंचाई से एक साथ गिराया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा? ऑप्शन है आपका कि भूमि पर ए पहले पहुंचेगी। ठीक है, एक गेंद जिसकी भार है 10 केजी वो पहले गिरेगी, या जो 1 केजी का गेंद है वो पहले गिरेगा, या भूमि पर दोनों ही, है ना, ए और बी एक साथ पहुंचेंगी। ठीक है, या उपयुक्त में से कोई नहीं, आपको बताना है। चलिए देखिए, ये जो है इसी चीज़ पे क्या है, कॉन्सेप्चुअल पे चीज़ पे बेस्ड है। देखिए मैंने आपको इसके पहले ही बताया, देखिए यहाँ पे पंख है, रबड़ की गेंद है, लकड़ी की गेंद है। यहाँ पे आप देखते हैं लकड़ी, लोहा और मोम। ठीक है, अलग अलग चीज़ें हैं, सबका भार अलग अलग है, लेकिन है कहाँ, ये निर्वात में है। ठीक है, जहाँ वायु प्रभाव क्या है, बिल्कुल नगण्य है, और तीनों को अगर आप समान ऊंचाई से छोड़ेंगे, उसी तरह का 10 केजी का एक गेंद और दूसरा 1 केजी गेंद को आप समान ऊंचाई से, जहाँ वायु जो है नगण्य है, तो दोनों क्या करेगी, एक साथ पहुँचेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या हो गया कि भूमि पर दोनों ही एक साथ पहुँचेगी। अब इसको हम लोग बना के देखते हैं। ठीक है, इसको मैं आपको न्यूमेरिकल मेथड से थोड़ी सी प्रूव करके दिखाता हूँ। देखिए हाइट कितने मीटर से छोड़ना है, तो 20 मीटर से। ठीक है, और इसका प्रारंभिक वेग देखिए, किसी भी चीज़ का प्रारंभिक वेग क्या होता है, स्टार्टिंग में 0 होता है। ठीक है, इसका प्रारंभिक वेग जिसको मैं क्या बताया था, इनिशियल वेलोसिटी कल के प्रश्न में, वो क्या होता है, 0। ठीक है, जैसे ट्रेन जब चालू होता है तो 0 से ही चालू होता है। ठीक है, लेकिन जब चालू हो जाता है तब कितना बढ़ता है, 1 2 3 4 5, तो उसका प्रारंभिक वेग क्या होता है, 0 होता है, और उसका अंतिम वेग क्या होता है, जिस वेग की स्पीड से वो क्या करता है, मैक्सिमम पॉइंट को अटेन करता है। ठीक है, तो प्रारंभिक वेग जो है देखेंगे यहाँ पे क्या था, जब स्टार्टिंग में चालू हुआ तो 1 2 3 4 ऐसे बढ़ता है, तो वो मान लो 0 था यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे जो कि देखिए गुरुत्वाधीन गति का नियम, इसके लिए आप एक फार्मूला था, v² = u² + 2as। कल इसको हम लोगों ने क्या किया था, बनाया हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अभी त्वरण की बात नहीं कर रहे हैं, तो इसको अब क्या ले लेंगे, गुरुत्व के बारे में g। हम लोग किसको देखेंगे, तो g को ले लेंगे यहाँ पे। ठीक है, और v क्या होता है, जो आपका
ठीक है, जो लास्ट वेलोसिटी होती है, जो देखिए इनिशियल वेलोसिटी कौन सी थी, u है, ठीक है। उसी प्रकार आपकी जो अंतिम है ना, इनिशियल वेलोसिटी मतलब कहना चाहिए प्रारंभिक वेग, और ये v जो है आपका अंतिम वेग होता है, ठीक है। v जो है अंतिम वेग होता है u² + 2as। तो 2 की जगह a, हम त्वरण की बात नहीं कर रहे, हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं, गुरुत्व की गति के बारे में। तो आप a की जगह g ले लेंगे, वो आ जाएगा गुरुत्व। तो देखिए यहाँ पर अगर आप v² का वैल्यू निकालेंगे तो u² की u की जगह 0 हो जाएगा, 0 की स्क्वायर करेंगे 0 + 2gs, ठीक है। और v का वैल्यू जब आप लेंगे v² का, ठीक है, तो v² बराबर होता है 2gs, लेकिन हमें केवल अंतिम वेलोसिटी निकालनी है। तो v का वैल्यू क्या आ जाएगा, √2gs, ठीक है, √2gs। ये आपका क्या है, इस फार्मूले का जो है ना सत्यापन है, यही बताता है क्या है, ठीक है। अगर वहाँ पे निर्वात क्या हो, उपस्थित हो, वायु प्रतिरोधकता क्या हो, नगण्य हो, तो तीनों चीज़ें क्या होंगी, एक ही साथ गिरेंगी, ठीक है। तो इसको देखिए आप s की जगह यहाँ पे h भी रख सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने क्या लिया है, हाइट लिया है, क्या लिया हम लोगों ने, हाइट लिया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए मैंने आपको बताया, जैसे कि आप यहाँ पे देख पाते हैं कि वस्तु ऊपर से नीचे गिराने पर उसका भार क्या होता है, अपरिवर्तित रहता है। भार में किसी प्रकार का क्या होता है, परिवर्तन नहीं होता है। तो गेंद के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है, कि गेंद बना किस प्रकृति का है, मतलब 10 किलो का है क्या 1 किलो का है, इस पर क्या होता है, निर्भर नहीं करता है। वो निर्भर किस पर करता है, वहाँ की गुरुत्वाकर्षण के है ना उपस्थिति पर निर्भर करता है। वायु की जो उपस्थिति है ना, निर्वात की उपस्थिति का वो क्या करता है, निर्भर करता है उस पर। चलिए आपको मैं अगला प्रश्न देखते हैं और पढ़ते हैं। देखिए आपका अगला प्रश्न है कि चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 रहता है, ठीक है। और उसके बाद अगला जो आपका कारण है, चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है। देखिए ये जो है कूट प्रश्न है, आप हमेशा याद रखेंगे कि चंद्रमा पर जो मानव का वजन होता है वो पृथ्वी की तुलना में कितना होता है, 1/6 गुना होता है। इसको 2 दिन पहले मैंने आपको बताया था, कल के पहले वाले एक क्लास में, ठीक है, जब मैंने चालू किया था। तो सबसे पहले तो ये याद रखना है कि चंद्रमा पर अगर कोई मनुष्य जाता है तो उसका वजन जो है पृथ्वी में, जैसे कि देखिए पृथ्वी में हमारे जो यहाँ टेक्नीशियन साहब हमारे सोम जी हैं, इनका वजन आप लोग पृथ्वी में मान लीजिए 48 किलो है, ठीक है। तो ये जब चंद्रमा पे जाएंगे तो इनका वजन कितना हो जाएगा, 1/6 मतलब 8 किलो। कितना हो जाएगा, 8 किलो हो जाएगा। वजन भी कम है, वहाँ निर्वात है ना, वायु की अनुपस्थिति है, नगण्य है, तो क्या हो जाएंगे, वो एक स्थान पे स्थिर नहीं रह पाएंगे। उनमें क्या होता रहेगा, मोशन होता रहेगा, वो वहाँ पे क्या होते रहेंगे, उड़ते रहेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आपका अगला प्रश्न है कि किसी पिंड का भार, अब आपको ऑप्शन दिया हुआ है, पृथ्वी तल पर सब जगह समान होता है, ठीक है। मान लीजिए पूरा पृथ्वी है, हम लोग की भूमध्य है ना, भूमध्य का जो रेखा है उसी के आसपास रहते हैं, ठीक है। आप देखेंगे कि जब है ना उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, पश्चिमी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, हम लोग जब चुंबक पढ़ते हैं तो उसमें देखिएगा जो उत्तरी ध्रुव है ना, दक्षिणी ध्रुव होता है, ऐसा ही कॉन्सेप्ट आपको हमारे पृथ्वी में भी देखने को मिलता है। तो इसी कॉन्सेप्ट पे ये प्रश्न पूछा गया है कि किसी पिंड का भार पृथ्वी तल पर सब जगह क्या समान होता है। जैसे कि देखिए मान लीजिए पृथ्वी, हमारे पास एक मान लीजिए पुस्तक का ढेर है, उसको हम लोग भारत में रखते हैं, ठीक है। तो ये भूमध्य सागर वाला हिस्सा है। इसके बाद अब रूस की तरफ जाते जाओगे तो आप कहाँ पहुँचते जाते हो, ध्रुव के पास पहुँचते जाते हो। उसी प्रकार आप दक्षिण में, बिल्कुल दक्षिण की ओर जाते जाओगे, कहाँ पहुँचते जाओगे आप, ध्रुव की ओर। तो इसी चीज़ को पूछा गया है कि किसी पिंड का भार जो है कहाँ पर ज़्यादा होता है। तो देखिए पृथ्वी तल पर सब जगह क्या समान होता है, तो नहीं, इसका आंसर है नहीं। विषुवत रेखा पर अधिक होता है, तो इसका आंसर हो क्या, नहीं। और मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों में अधिक होता है। देखिए कोई भी वस्तु है जिसको आप मैदान में है ना, जैसे हम वर्तमान में मैदान वाले इलाके में हैं, उसको आप पहाड़ में लेके जाएंगे तो क्या उसका वजन बढ़ जाएगा, तो इसका आंसर है नहीं। देखिए किसी पिंड का भार जो है, याद रखेंगे, ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। जब आप किसी कोने पर जाते हैं तो क्या होता है, उसका भार अधिक होता है, ठीक है। तो पिंड का भार आपको याद रखना है, ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। कहाँ, तो ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, ठीक। इसको आप इस तरीके से समझें। देखिए ठीक, इसके लिए एक जगह है, ठीक है, जो पृथ्वी का जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव है, वहाँ पर किसी पेड़ का भार आपको ज़्यादा महसूस होता है, ठीक है। इसको इस तरीके से समझिए, मान लीजिए आप एक पेड़ पे चढ़े हैं जिसका एक टहनी होता है, ठीक है, जिसका एक टहनी होता है, जिसमें क्या करते हैं, आप चढ़ते हैं और एक किनारे पे पहुँचे हैं, ठीक है। जैसे जैसे आप किनारे पे पहुँचते हैं वो क्या होता है,
टूटने की उसमें आवाज़ आती है। ठीक है, आप मान लीजिए ये एक पेड़ है, ठीक है, मान लीजिए ये एक पेड़ है, इसके बाद ये क्या होता है, इसका एक टहनी होता है। यहाँ पर हमारे जो टेक्निकल साहब है वो क्या कर लिए, चढ़ लिए, और चढ़ने के बाद यहाँ पे मान लो एक आम का फल लगा है, यहाँ पे आगे जाते जाएंगे तो क्या होगा, जैसे ही ये आगे जाते जाएंगे, ठीक है, इस वाले जो पेड़ की टहनी में क्या देखने को मिलेगा, इसका आधा हिस्सा यहाँ तक क्या होता है, इसका बल अधिक आपको प्राप्त होगा। जैसे ही आगे जाते जाएंगे इनका बल इनको क्या पता चलेगा, भारी महसूस होने लगेगा, और जब ये किनारे पे पहुँचते हैं तो क्या होता है, ये टूट जाएगा। ठीक है, तो यही चीज़ आपको कहाँ देखने को मिलता है, जो जंगल बुक मूवी है, जहाँ शेर क्या करता है, हमारे मोंगली भाई साहब का क्या करना, पीछा करता है उसको खाने के लिए, है ना, उसको क्या करने के लिए, खाने के लिए। तो उसी दौरान क्या होता है, जो मोंगली भाई साहब है वो, है ना, सूखे पेड़ के तने में क्या करते हैं, चढ़ जाते हैं, और वहाँ पे जाके जो शेर खान जो शेर होता है उसको आह्वान करते हैं, है ना, उसको धमकी देते हैं कि मुझे खा के दिखाओ करके। और जैसे ही उस टहनी पर क्या होता है, शेर आगे चढ़ने जाता है ना, आगे चलते जाता है, उसका भार क्या है, ज़्यादा हो जाता है, और जो तना है वो क्या होता है, टूट के गिर जाता है, और मोंगली भाई साहब वहाँ से जमकर क्या हो जाते हैं, बच जाते हैं, और शेर साहब वहीं, है ना, जो शेर खान नाम का जो शेर होता है वहाँ उसका क्या नाम सत्य हो जाता है। तो इसी तरीके की चीज़ें होती हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा कि मानव शरीर का भार कहाँ ज़्यादा होगा, तो आपको याद रखना है ध्रुवों पर ज़्यादा होता है। किसी पिंड के कहने का मतलब जब वो, है ना, जब वो किसी भी तरीके का सामान हो, वस्तु है या मानव शरीर हो। यदि अगला प्रश्न है, यदि धरती के घूमने की गति घूर्णन बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या होगा। आज का ऑप्शन है बढ़ जाएगा, घट जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, 2 गुना हो जाएगा। देखिए, यदि पृथ्वी जो है क्या होगी, पृथ्वी की जो घूमने की जो घूर्णन की गति है अगर वो तेज हो जाएगी तो वहाँ आपको देखने को मिलेगा किसी भी वस्तु का भार क्या है, घटा हुआ आपको प्रतीत होगा। जैसे आप जब बाइक चलाते हैं, है ना, आप कम स्पीड पे रहते हैं, या आप बाइक चलाएं या आप 4 व्हीलर चलाएं, तो आप देखेंगे आप कम स्पीड पे रहते हैं तो आपको थोड़ा सा वजन का महसूस होता है। लेकिन जैसे जैसे आप गाड़ी की स्पीड बढ़ाते हैं, 2 व्हीलर की, आपको क्या, गाड़ी जो है हल्का महसूस होने लगता है। ठीक है, आपको गाड़ी क्या है, हल्का महसूस होने लगता है। यही कॉन्सेप्ट आपको यहीं पे देखने को मिलेगा कि पृथ्वी की अगर घूर्णन की गति आप बढ़ा देंगे तो वस्तु का भार जो है विषुवत रेखा पर क्या देखने को मिलेगा, वजन जो है कम हुआ प्रतीत होगा। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है कि पृथ्वी की अगर घूर्णन गति को, ठीक है, पृथ्वी की घूर्णन गति को यदि आप बढ़ा देते हैं तो वस्तु का भार जो है, ठीक है, वस्तु भार जो है क्या प्राप्त होगा, तो कम प्रतीत होगा। ठीक है, वस्तु का भार जो है घट जाएगी, वस्तु की भार जो है क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपका अगला प्रश्न। गुरुत्व के अधीन विरामावस्था से मुक्त रूप से, है ना, गिरने वाली किसी कण के मामले में समय t में विस्थापन d का विवरण किसमें दर्शित किया गया है। चलिए ठीक है, इसके लिए एक देखिए वक्र है ना, कि गुरुत्व के अधीन मतलब क्या है, गुरुत्व तो है, उसके बाद क्या है, विराम अवस्था से मुक्त। ठीक है, अब विराम अवस्था से वो क्या हो गया, मुक्त हो गया है। ठीक है, विराम अवस्था से वो क्या हो गया है, फ्री हो गया है, और गिरने वाली किसी कण के, ठीक है, जैसे मैंने बताया, ठीक, गुरुत्व के अधीन है, मतलब गुरुत्व वहाँ पे काम कर रहा है, और उसके बाद विराम अवस्था से जैसे ही उसको छोड़ा जाता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग जो ग्राफ है उसमें देखते हैं जो समय और विस्थापन किस तरीके से चलते हैं। तो देखिए ये आपका ग्राफ है, ठीक है, ये आपका डी मतलब डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन को बताता है, और ये है आपका टाइम। ठीक है, ये आपको क्या बताता है, टाइम को बताता है। और यहाँ जो फिगर पॉइंट आउट होगा वो आप याद रखेंगे कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। किस तरीके से, कुछ इस तरीके से। यहाँ बताया गया गुरुत्व है और साथ ही विराम अवस्था से मुक्त हो गया है, तो आपको कौन सी प्रकार का जो फिगर देखने को मिलेगा वो फिगर इस तरीके से रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, एक चिकना आनत तल है। ठीक है, आपका अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा। ठीक है, एक चिकना आनत तल है जिसमें 36 के साथ थीटा कोण पर आनत है। ठीक है, आनत कहने का मतलब यहाँ आपको टेंजेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, देखिए एक चिकना आनत तल है और 36 के साथ थीटा कोण उस पर आनत है। ठीक है, जैसा कि दी गई आकृति में दिखाया गया है, एक पिंड विराम अवस्था से प्रारंभ कर आनत पृष्ठ पर नीचे की ओर फिसलता है। तो
अधिस्थल तक पिंड के पहुंचने में लगा समय, ठीक है, समय आपको बताना है ये क्या होगा। और चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए ये कुछ इस तरीके का आपको फिगर देखने को मिला है यहाँ पे। ये क्या है, इस तरीके का फिगर है, ठीक है। और यहाँ जो है ये इसकी हाइट है, जो एंगल बनता है वो थीटा एंगल बनता है, ठीक है। और ये जो है इसकी क्या होती है, लेंथ होती है। मान लीजिए यहाँ से कोई वस्तु है, ठीक है, कोई वस्तु है और ये क्या करता है, चिकना तल है तो धीरे धीरे क्या इसमें खिसकते हुए नीचे आता है, ठीक है। तो ये जितने समय में खिसक के नीचे आएगा उस समय को ही आपको बताना है। देखिए इसको ध्यान से देखिए, है ना, सोम साहब आप भी देख सकते हैं। ये क्या मिलता है आपको, ये उसकी हाइट है, आनत तल है, ये जो है समतल तल है। यहाँ पे कोई वस्तु है तो उस वस्तु क्या होती है, धीरे धीरे नीचे खिसलेगी क्योंकि तल जो है चिकना है, समतल है। तो ये वस्तु जिस समय तक नीचे आएगी, है ना, उस समय को ही आपको बताना है क्या होता है। तो देखिए ये होता है 1/sin थीटा, ठीक है, 1/sin थीटा। और उसके बाद आप याद रखेंगे करनी में आपको देखने को मिलेगा 2h/g, ठीक है। इसमें किसी भी आपको टाइम निकालने के लिए जो साइन थीटा है, मान लीजिए इसका वैल्यू आपको 30 लेते हैं तो sin 30 और साथ ही 2h/g का वैल्यू अगर आपके पास मान लीजिए हाइट है 8, ठीक है, और g का वैल्यू आपको पता है यूनिवर्सल वैल्यू होता ही है, ठीक है। तो यहाँ से आप t का वैल्यू क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखेंगे अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है, एक ऊंची इमारत से एक गेंद, है ना, 9.8 मीटर प्रति सेकंड की समान त्वरण से के साथ गिराई जाती है, 3 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा, ठीक है। ये क्या है, प्रश्न बताया गया है। देखिए आपको याद रखना है, एक ऊंची इमारत है, वहाँ से एक गेंद 9 मीटर प्रति सेकंड की त्वरण से गिराई जाती है। त्वरण कितना बताया है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये उसका त्वरण को बताया गया है। और तो 3 सेकंड बाद, ठीक है, 3 सेकंड बाद मतलब समय को पूछा है कि उसका वेग क्या होगा। तो देखिए इसके लिए आप फार्मूला ले सकते हैं, v इक्वल टू होता है u प्लस ए टी, ठीक है। v इक्वल टू क्या लेंगे आप, u प्लस ए टी। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, 3 सेकंड बाद, मतलब उसका जो v है, अंतिम वेलोसिटी है, उसके बारे में पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे, देखिए v है, u जो है प्रारंभिक में 0 हो जाता है, a है 9.8, है ना, इनटू आपको देखने को क्या मिलेगा, t, ठीक। और v यहाँ पे क्या देख पाएंगे आप, ठीक है, t कितने समय में, तो देखिए यहाँ पे t बताया है 3 सेकंड बाद का समय पूछा है, कितना, तो 3 सेकंड बाद का। तो ये देख पाते हैं 3 8 24, 2 3 या 27.9, ये कितना हो गया, 29.4, ठीक है, 29.4 मीटर प्रति सेकेंड। यहाँ पे आप क्या देखें, आप अपने घर के छत से क्या करते हैं, एक गेंद को छोड़ेंगे, ठीक है। तो आप गेंद को छोड़ते हैं तो उसमें स्पीड, त्वरण कितना मिलता है उसको, देखिए वो क्या करता है, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो जैसे जैसे वो नीचे आते जाता है उसका स्पीड क्या होता है, बढ़ते जाता है। तो उसी में क्या इसमें त्वरण मिलता है, और त्वरण कितना है, तो 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। उसमें क्या होता है, 3 सेकेंड बाद उसकी स्थिति क्या होगी ये बताना है। तो 3 सेकेंड में उसकी स्थिति आप दे पाएंगे 29.4 मीटर प्रति सेकेंड की स्थिति में वो पहुंच जाता है। चलिए आपका अगला प्रश्न देखिए, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम कर दी जाए, ठीक है, तब पृथ्वी के तल पर g का मान क्या होगा। ऑप्शन है 0.5% बढ़ जाएगा, अगला ऑप्शन है 2% बढ़ जाएगा, फिर अगला ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा 0 से 5% कम हो जाएगा, और अगला ऑप्शन देखिएगा 2% कम हो जाएगा। इसमें कहा गया है कि पृथ्वी का द्रव्यमान क्या होता है, यह तथावत रहता है, यथावत रहता है, ठीक है। पृथ्वी के द्रव्यमान में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर पृथ्वी के मास क्या होता है, ठीक है, यथावत रहता है, ठीक। और इसके बाद जो है अगला देखिए, इसमें बोला गया है कि त्रिज्या, ठीक है, जो पृथ्वी की त्रिज्या होती है, रेडियस, इसमें क्या किया जाता है, 1% की कमी की जाती है, कितना, तो 1% की। अब इसके बाद प्रश्न पूछा गया है कि पृथ्वी के तल पर g का मान बताइए। पृथ्वी के तल पर मतलब आप भूमि जहाँ पर आप खड़े होते हैं वहाँ आपको g का जो वैल्यू है ये बताना है कि कितना होगा। देखिए इसके लिए एक फार्मूला होता है, dg को जब हम भाग करते हैं किससे, गुरुत्वाकर्षण से, है ना, स्मॉल गुरुत्वाकर्षण से, तो वहाँ आप 100 का अगर गुणा कर देंगे तो आपको ये वाली g का वैल्यू जो है मिल जाता है, ठीक। तो इसके लिए एक फार्मूला आप याद रखेंगे, ठीक है, जो प्रतिशत परिवर्तन के बेस पे फार्मूला होता है, ये होता है dg,
इसको जब हम अनुपात करते हैं किसके साथ, तो जी के साथ, और टोटल पे जब, क्योंकि ये परिवर्तन किस पे होता है, प्रतिशत पे होता है, तो आपको इसमें 100 का गुणा कर देना है और आपकी जो आंसर आएगा, ठीक है, इसको सॉल्व करने पर आपको जो वैल्यू मिलेगा वही इसका क्या होता है, आंसर होता है। देखिए यहाँ पे जी है ना, जो गुरुत्वाकर्षण होता है और गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है, दो अलग अलग चीज़ें आप लोगों ने पढ़ा। एक तो कैपिटल जी आप लोगों ने पढ़ा होगा और दूसरा चीज़ क्या पढ़ा होगा आप लोगों ने, स्मॉल जी के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। इन सब चीज़ों को हम लोग आगे देखेंगे। फिलहाल आप याद रखेंगे कि दो चीज़ें हैं यहाँ पे, एक जी है तो ये क्या दिया हुआ है, हमारे पास रेडियस दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको हम लोग जो निचला वाला जो जी है उसमें रेडियस का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे, है ना, यहाँ आ रहा है, नीचे में नहीं आ रहा है ना, चलिए ठीक। यहाँ पर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, आप देख पाएंगे यहाँ पे डी डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, जी गुरुत्वीय त्वरण, नीचे में भी क्या आपको देखने को मिला है, गुरुत्वीय त्वरण, और उसके बाद आप लोग यहाँ पे क्या देख पाते हैं, 100, इसका क्या किए हैं, इसमें मल्टीप्लाई किए हैं। अब चलिए ये वैल्यू आपको देखने को किस तरीके से मिलेगा मैं यहाँ बताता हूँ। देखिए डी जी, डी आप यहाँ पे कितना होगा, 2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, त्रिज्या को -1% का वैल्यू में रखा गया है, मतलब जिसकी वास्तविक त्रिज्या उसमें कितना घटाया गया है, तो 1% की उसमें कमी की गई है। तो डी आपको यहाँ पे 2 के रूप में देखने को मिलेगा। इसके बाद जी और जी, इसको आप क्या करेंगे, यहाँ से कट कर देंगे, ठीक है, या कट ना करेंगे तब भी आर का वैल्यू, अगर जी के स्थान पे आप आर का वैल्यू रखते हैं तो कितना रखना पड़ेगा, -1, तो ये कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें आप जब प्रतिशत निकालेंगे तो प्रतिशत की वैल्यू कितनी है, 100 है, तो आपको यहाँ पे कितना लेना है, 100 लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या देखने को मिलता है कि इसमें वृद्धि कितने की हो गई, तो 1 ये हो जाएगा, इंटू 100 का जब आप प्रतिशत लेंगे तो ये 1/100 हो जाता है, और ये वैल्यू आपको देखने को कितना मिलेगा, 0.01, ठीक है, कितना, तो 0.01, ठीक है। यहाँ पे याद रखेंगे जो गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है, दोनों की चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। ये यथावत रहता है, आर कितना होता है, -1% हो जाता है और जी हो जाता है यहाँ पे। चलिए ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हाँ ठीक है, यहाँ पे याद रखेंगे कि एम क्या है, यथावत है ना, एम में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया है, ठीक। और साथ में देखिए अगर इसको आप जी लेते हैं, ठीक है, जी और जी है, तभी जी और जी क्या होंगे, कट पाएंगे। तो अगर इसमें आप आर लेकर इसका वैल्यू की क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे, तो आपको दोनों जगह आर रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपका अगला प्रश्न देखते हैं। विनाशकारी भूकंप के गुरुत्व के कारण जो त्वरण होगा वो कितना होगा, ये प्रश्न पूछा गया है। 550 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के हिसाब से होगा, या 650 सेंटीमीटर प्रति सेकंड के स्क्वायर के हिसाब से होगा, या अगला ऑप्शन है 950 सेंटीमीटर प्रति सेकंड के स्क्वायर से होगा, या आपका अगला ऑप्शन है 980 सेंटीमीटर प्रति सेकंड के स्क्वायर से होगा। देखिए जो विनाशकारी भूकंप होता है वो गुरुत्व के कारण त्वरण का मान कितना हो जाता है, ठीक है। जो भूकंप है, ठीक है, उसमें जब गुरुत्व, देखिए मैंने आपको बताया कि वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं, ठीक है। तो भूकंप आता है तो एक जगह उसका केंद्र होता है, उसके बाद आगे क्या होता है, उसका फैलाव होता है। भूकंप का केंद्र किसी दूसरे जगह पे है, लेकिन उसका झटका जो है बहुत दूर तक महसूस किया जाता है, तो वेग में क्या होता है, परिवर्तन होता है, तो उसी के दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो गुरुत्व के कारण भूकंप आने में क्या होता है, जमीनों में आपको त्वरण देखने को मिलता है। और विनाशकारी जब ये होता है तो इसके में जो वैल्यू है आपको याद रखना है, यहाँ पे दिया हुआ है 980 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि भूकंप जो विनाशकारी होता है ना, भूकंप जो क्या होता है, विनाशकारी होता है, ठीक है, इसकी जो त्वरण है ये होगा 980 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, प्रति सेकेंड स्क्वायर। या इसी को हम लोग जब मीटर में वैल्यू चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 9.8 मीटर, है ना, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक। तो ये जो वैल्यू है किसका वैल्यू है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो कैपिटल जी और स्मॉल जी है ना, क्या होता है, तो यही है, क्या है, गुरुत्वीय त्वरण। और गुरुत्वीय त्वरण का वैल्यू कितना होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे बोला था कि हम लोग आगे के प्रश्न में इसके बारे में देखेंगे, ठीक है। तो देखिए जो
भूकंप विनाशकारी आया था उसका त्वरण कितना था, तो याद रखना है 980 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। लेकिन जब इसको हम लोग मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर में चेंज करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगा 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और साथ ही आपको मैंने बताया था कि स्मॉल जी का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, तो 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। चलिए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए एक वस्तु का पृथ्वी पर द्रव्यमान जो है कितना है, 100 kg है, और गुरुत्व जनित त्वरण, और गुरुत्व के कारण जो त्वरण प्राप्त होती है, ठीक है, उसको यहाँ पे देखिए GE लिखा है ना, तो G है क्या है, वही है जो मैं बताया गुरुत्वीय त्वरण, ये कितना है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। अगर चंद्रमा पर गुरुत्व जनित त्वरण है तो चंद्रमा की वस्तु का द्रव्यमान कितना होगा। मैंने आपको बताया था, ठीक है, जैसे हमारे सोम भाई अगर पृथ्वी में उनका वजन अगर 48 kg है, लेकिन जब वो पृथ्वी कहाँ जाएंगे, चंद्रमा पे जाएंगे, तो उनका वजन कितना हो जाएगा, 8 kg हो जाएगा। सेम चीज़ें ये प्रश्न में है, अगर पृथ्वी पर उसका वजन 100 kg है, जब आप उसको चंद्रमा में लेके जाएंगे, ठीक है, जब उसको आप क्या करेंगे, चंद्रमा में लेके जाएंगे। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ घुमाने जैसा क्वेश्चन था कि गुरुत्व जनित वहाँ भी बोला गया है, मतलब निर्वात की बात नहीं हुई है, तो उसका भार कितना होगा, तो 100 kg ही होगा, ठीक है। अगर वहाँ पे क्या होगा, वायु है, वायुमंडल है ना, निर्वात क्या है, अनुपस्थित है, तो कितना होगा उसका वजन, 100 kg ही होगा, ठीक। देखिए यहाँ पे आप लोग क्या समझ पाएँ कि जो हमारे सोम भैया हैं, ठीक है, हमारे सोम भैया हैं, इनका वजन अगर पृथ्वी में कितना है, 100 kg है ना, 100 किलो के हैं। अगर इनको आप चंद्रमा पे लेके जाते हैं और चंद्रमा में अगर निर्वात क्या है, अनुपस्थित है, मतलब चंद्रमा में अगर गुरुत्व है, ठीक है, चंद्रमा में अगर क्या है, गुरुत्व उपस्थित है, ठीक, चंद्रमा में अगर गुरुत्व उपस्थित है, ठीक है, हवा की उपस्थिति है, तो इनका वजन चंद्रमा में कितना हो जाएगा, तो 100 kg ही होगा। कितना होगा, 100 kg होगा। लेकिन अगर वहाँ गुरुत्व नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर चंद्रमा में गुरुत्व नहीं है, निर्वात है, तो याद रखेंगे 100/6 है ना, चंद्रमा में इनका वजन जो है, इनके टोटल वजन का 1/6 हो जाएगा। देखिए ये आपका प्रश्न का उत्तर है और ये चंद्रमा को लेकर कॉन्सेप्ट है, दोनों चीज़ों में समझ में आएगी आपको। यहाँ पे आप समझेंगे तो देखेंगे यहाँ पे गुरुत्व की उपस्थिति है, वायु है, और चंद्रमा में जब वायु नहीं है, गुरुत्व की अनुपस्थिति है, उसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पे देखा। चलिए अब मैं अगला प्रश्न देखता हूँ, ठीक है। आपको भारहीनता का अनुभव कहाँ होता है, ठीक है। मान लीजिए, ठीक है, आप क्या करते हैं, किसी ऊंचे स्थान पे जाएंगे, ठीक है, या कहीं पर भी पृथ्वी के किसी भी कोने में, किसी भी तल में आप उपस्थित हैं, आपको भारहीनता का महसूस कब होगा, तो याद रखेंगे जब गुरुत्वाकर्षण अनुपस्थित हो तभी, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण अगर है तो आपको भारहीनता का अनुभव नहीं होगा, लेकिन अगर गुरुत्वाकर्षण अगर नहीं है तो आपको भारहीनता का अनुभव होगा। यही प्रश्न पूछा गया है कि भारहीनता होती है कब, जब गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, अनुपस्थित होता है, जब गुरुत्वाकर्षण नहीं रहता है, ठीक है। तो देखिए भारहीनता होती है कब, तो आपको याद रखना है गुरुत्वाकर्षण जब अनुपस्थित होता है तब भारहीनता होती है, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण जब अनुपस्थित होता है तो आपको क्या देखने को मिलेगा, भारहीनता होती है। चलिए आगे देखते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष में लगभग 4400 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घूमती है। इस तेज गति से इस तेज गति को हम अनुभव क्यों नहीं करते हैं। आपका ऑप्शन है पृथ्वी के आकार की अपेक्षा हम बहुत छोटे होते हैं, ठीक है। अगला ऑप्शन है अपने अक्ष में पृथ्वी की गति की अपेक्षा हमारी गति शून्य होती है, ठीक है, और संपूर्ण सूर्यमंडल भी चलायमान होता है। और उसके बाद अगला ऑप्शन है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण निरंतर हमें पृथ्वी के केंद्र की ओर खींचता है। देखिए प्रश्न ये पूछा गया है कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर, ठीक है, पृथ्वी जहाँ पर है उसी अक्ष पर जो है 4400, कितना, तो 4400, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से क्या करती है, घूमती है। 4400 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गति से क्या करती है, घूमती है, ठीक है। तो इस तेज गति का हम अनुभव क्यों नहीं करते हैं। देखिए पृथ्वी की स्पीड अगर कितनी है, 4400 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से घूम रही है, और आदमी अगर वहाँ पे खड़ा है तो इस स्पीड का अनुभव क्यों नहीं करता है। देखिए क्योंकि ये व्यक्ति जो है अपने अक्ष में क्या होता है,
स्थिर अवस्था में होता है, ठीक है, क्योंकि ये व्यक्ति जो है अपने अक्ष में क्या होता है, स्थिर अवस्था में होता है, उसकी गति क्या होती है, शून्य होती है, या उसकी गति इतनी है ना, इतनी तेज नहीं हो पाएगी, ठीक है, या मनुष्य की गति इतनी तेज नहीं हो पाएगी क्या कर सके, उसको अनुभव कर सके, ठीक है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 4400 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से घूमती है, तो आदमी जो है उस गति को अनुभव नहीं कर पाता। इसका कारण क्या है, क्योंकि आदमी जो है अपने अक्ष में, ठीक है, अपने अक्ष में जो है कैसा होता है, तो स्थिर होता है, ठीक है, स्थिर होता है। उसकी गति क्या होती है, आदमी की गति जो है शून्य होती है, ठीक है, आदमी की गति कैसी होती है, तो याद रखना है शून्य होती है। चलिए अगला प्रश्न है, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही होगा। वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा, ठीक, वस्तु का द्रव्यमान शून्य हो जाएगा परंतु भार वही रहेगा। वस्तु का भार तथा द्रव्यमान दोनों शून्य हो जाएंगे और वस्तु का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से। देखिए ये बोला गया है कि पृथ्वी में अगर गुरुत्वाकर्षण, ठीक है, पृथ्वी में अगर गुरुत्वाकर्षण जो है क्या हो जाता है, अचानक गायब हो जाता है, ठीक है, अचानक लुप्त हो जाता है, गायब हो जाता है, तो क्या देखने को मिलेगा, वस्तु का भार जो है क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, ठीक है, वस्तु का भार जो है क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। मैंने आपको बताया है अगर गुरुत्वाकर्षण नहीं है तो आप क्या हो जाएंगे, भारहीन हो जाएंगे। साथ ही इसके द्रव्यमान क्या होगा, अपरिवर्तित रहेगा, द्रव्यमान में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। द्रव्यमान क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा, द्रव्यमान में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, इससे आप लोगों को एक चीज़ पता होगा कि गुरुत्वाकर्षण के कारण ही आपको क्या होता है, भार का अनुभव होता है, आपको भार महसूस होता है। अगर गुरुत्वाकर्षण नहीं है इसका मतलब क्या हो जाएगा, आप भारहीन हो जाएंगे, है ना। और इसमें आप देख पाएंगे कि जो द्रव्यमान है, ठीक है, उसमें क्या होता है, अपरिवर्तित होता है, द्रव्यमान में किसी भी प्रकार का परिवर्तन आपको देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हाँ, देखिए पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह नीचे की ओर नहीं गिरता, इसका कारण क्या है। ऑप्शन है उतनी दूरी पर अस्तित्वहीन होता है, ठीक है, चंद्रमा के आकर्षण से निष्क्रिय हो जाता है। अगला ऑप्शन है उसकी नियमित चाल के लिए आवश्यक गति प्रदान करता है, और अगला ऑप्शन आपका है उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। देखिए, है ना, ये याद रखेंगे पृथ्वी है, ठीक है, और पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने वाला, ठीक है, पृथ्वी के चारों ओर जो परिक्रमा करने वाला कृत्रिम उपग्रह होता है, ये जो है गिरता क्यों नहीं है, ये आपका प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, ये गिरता क्यों नहीं है, ये प्रश्न पूछा गया है। याद रखेंगे इसका कारण क्या होता है, केवल जो है गुरुत्वाकर्षण होता है। उसकी गति के लिए आवश्यक गुरुत्वाकर्षण कहाँ से, त्वरण जो प्रदान होता है कहाँ से होता है, पृथ्वी से। देखिए पृथ्वी में जो कृत्रिम उपग्रह जो चारों ओर घूमते रहते हैं वो गिरता क्यों नहीं है, तो इसका आंसर है उसकी गति के लिए जो आवश्यक त्वरण प्रदान किया जाता है, ठीक है। मतलब जो उपग्रह है उसकी गति में जो आवश्यक त्वरण है और उसको प्रदान नहीं किया जाएगा तो क्या होगा, वो संतुलित नहीं रह पाएगा, उसका संतुलन जो है बिगड़ जाएगा और गिर जाएगा, ठीक है। तो जो कृत्रिम उपग्रह है उनको गति प्रदान करने के लिए उसमें क्या त्वरण प्रदान किया जाता है, क्या तो त्वरण, ठीक है। जब तक ये गति करते रहेगा और इसकी जितनी जो आवश्यकता है त्वरण की उतनी उसको प्रदान की जाएगी, तब तक वो क्या करता रहेगा, गति करते रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग क्या देख पाएँ कि पृथ्वी में जो कृत्रिम उपग्रह है जो उसके चारों ओर घूमता रहता है उसका, ठीक है, वो पृथ्वी पर गिरता क्यों नहीं है, उसका कारण है कि उसको गति प्रदान कर जो उसका आवश्यक त्वरण है वो उसको प्रदान किया जाता है, ठीक है, गति के फलस्वरूप उसको उसका आवश्यक त्वरण प्रदान किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए आपका अगला प्रश्न है, अपने अक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, वह ऐसा निम्न में से किस कारण से करता है, ठीक है। देखिए ये मान लीजिए यही कृत्रिम उपग्रह है और वो है ना अपने अक्ष में से, ठीक है, अपने अक्ष में घूमते हुए, ठीक है, जैसे सूर्य है, पृथ्वी क्या अपने अक्ष में घूमते हुए उसके चारों ओर चक्कर लगाता है, तो ऐसा किस कारण से होता है, तो याद रखेंगे उसका कारण होता है केंद्राभिमुखी बल। क्या होता है, तो केंद्राभिमुखी बल, ठीक है। देखिए मान लीजिए कोई कृत्रिम उपग्रह है, वो अपने अक्ष पर ही घूमते घूमते हुए क्या करता है, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, तो उसका कारण क्या है कि वो उस स्थान से दूसरे स्थान की ओर परिवर्तित नहीं होता है, उसी स्थान में घूमकर वो उसके चारों ओर चक्कर लगा पाता है। तो देखिए सबसे पहले तो उसको गति प्रदान कर आवश्यक त्वरण प्रदान किया जाता है। दूसरी बात याद रखेंगे केंद्राभिमुख बल के कारण, किसके कारण, तो केंद्राभिमुख बल के कारण, ठीक है।
केंद्राभिमुख बल के कारण, ठीक है, केंद्र की ओर जो बल लगता है उसका एक कारण होता है, ठीक, जिसके कारण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और अगले प्रश्न में बोला गया है एक भू उपग्रह अपने अक्ष में निरंतर गति करता है, ठीक है, यह अभिकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है, ठीक है। देखिए यही प्रश्न है, इसको इस तरीके से पूछा गया है कि ये उपग्रह जो है ना, कृत्रिम उपग्रह जो है क्या करता है, निरंतर गति करते रहता है, ठीक है, और अभिकेंद्र बल के प्रभाव में होता है। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है कि पृथ्वी के द्वारा इस पर जो गुरुत्वाकर्षण बल लगाया जाता है, ठीक, वही उसका कारण होता है कि पृथ्वी के द्वारा कृत्रिम उपग्रह पर, है ना, पृथ्वी के द्वारा कृत्रिम उपग्रह पर जो गुरुत्वाकर्षण बल लगाया जाता है वही क्या होता है, उसी कारण वो कंटिन्यू गति करते रहता है, अपने यथा स्थान में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर पाता, ठीक है, और संतुलित बना रहता है। क्यों? तो पृथ्वी जो है कृत्रिम उपग्रह पर जो गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है वो उसका कारण होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न देखने को मिलेगा, प्रकृति में ज्ञात बलों को 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे कि गुरुत्व बल, विद्युत चुंबकीय बल, दुर्बल नाभिकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल। इन सब के बारे में हम लोग आगे वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। उनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? फिलहाल हम लोग सही चीज़ों के बारे में देखते हैं। देखिए तो जो विद्युत चुंबकत्व तो सिर्फ, पहले ऑप्शन देख लीजिए, आपका ऑप्शन क्या है कि गुरुत्व चारों में सबसे प्रबल होता है, ठीक है। देखिए पूछा गया है गुरुत्व बल, विद्युत चुंबकत्व बल, दुर्बल नाभिकीय बल और प्रबल बल में कौन सा बल सबसे क्या होता है, प्रबल होता है, ताकतवर होता है, ठीक है। तो ऑप्शन में कहा गया है गुरुत्व चारों में से प्रबल होता है। जी नहीं, इसका आंसर क्या होगा? नहीं होगा, ठीक। जो विद्युत चुंबकत्व तो सिर्फ विद्युत आवेश वाले कणों पर क्रिया करता है, ठीक है, बात सही बात है। विद्युत आवेश पर ही क्या करेगा, वो क्रिया करेगा, तभी उसमें क्या होगा, आवेश उत्पन्न होगा, ठीक है। अगला है दुर्बल नाभिकीय बल विघटन भिन्नात्मक का कारण है। देखिए, ठीक, अगला ऑप्शन है जो प्रबल नाभिकीय बल परमाणु के केंद्रक में प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को धारित के लिए रखते हैं। बिल्कुल सही। इसमें 3 ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे, जो चौथा ऑप्शन है वही आपका गलत होगा। देखिए जो गुरुत्व चारों में सबसे प्रबल है तो ये जो है आपका गलत हो जाएगा। इसके बाद आपको याद रखना है जो विद्युत चुंबकत्व है, देखिए विद्युत चुंबकत्व कहने का मतलब क्या होगा, विद्युत में चुंबकत्व तो तभी आएगा जब उसमें क्या हो जाएगा, आवेश उत्पन्न होगा, ठीक है। अगर आवेश उत्पन्न नहीं होगा तो उसमें क्या हो जाएगा, चुंबकत्व की जो क्लासिफिकेशन है, ठीक है, चुंबकत्व का जो गुण होता है, ठीक है, चुंबकत्व की जो क्वालिटी होती है उसमें क्या होगा, नहीं आ पाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे कि दुर्बल नाभिकीय बल विघटनाभिक के कारण होता है। सही बात है, अगर बल जो है नाभिकीय बल अगर दुर्बल है तो क्या होता है, वो विघटन होते रहेगा। विघटन दुर्बल है तभी तो विघटन होगा, प्रबल हो जाएगा क्या हो जाएगा, वो एक केंद्र में रहेगा, जुड़ा हुआ रहेगा, है ना, मिल के रहेगा, ठीक है। अगला देखिए प्रबल नाभिकीय बल परमाणु के केंद्रक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों को धारित कर सकता है। ठीक, हाँ, अगर जो प्रबल नाभिकीय बल है अगर वो क्या है, प्रबल है, तभी वह अपने केंद्र में तभी वह अपने केंद्र में प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों को क्या कर सकते हैं, बांध के रख सकते हैं। अगर वो प्रबल नहीं होकर दुर्बल होता तो क्या होता, वो जोड़े जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है क्या हो जाते, फ्री हो जाते, वो उसको धारण करके नहीं रख पाता, उसको कंट्रोल करके नहीं रख पाता। चलिए आगे देखते हैं। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम होता है। ठीक है, मान लीजिए लिफ्ट है ना, पिक्चर में देखे होंगे आप, कभी कभी इसमें क्या होंगे, आप गए होंगे, तो लिफ्ट में व्यक्ति को जो भार का अनुभव कब होगा, ये कब होता है तो आप बताएं। ठीक है, मैं आपको ऑप्शन बताता हूँ, देखिएगा। जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो, दूसरा ऑप्शन सुनिए। जब लिफ्ट त्वरित गति से नीचे आ रही हो, तीसरा ऑप्शन सुनिए। समान वेग से ऊपर जा रही हो, चौथा समान वेग से नीचे आ रही हो। देखिए, जब कोई व्यक्ति लिफ्ट में होता है तो व्यक्ति को लिफ्ट का भार, ठीक है, अनुभव कब होगा, जब लिफ्ट क्या हो, ऊपर की ओर जा रही हो। ठीक है, जब लिफ्ट क्या हो, ऊपर की ओर जा रही हो। और इसी में मैं ये पूछूं कि लिफ्ट में अगर व्यक्ति क्या होता है ना, लिफ्ट में अगर व्यक्ति क्या है तो उसका अपना भार जो है कम कब महसूस होगा या भारहीन कब महसूस होगा, तो उसका आंसर कब है, उसका आंसर सुनिए, जब व्यक्ति जो है लिफ्ट में नीचे की ओर जा रहा हो। जब व्यक्ति क्या हो, लिफ्ट में नीचे की ओर जा रहा हो, किधर, तो नीचे की ओर। ठीक है, यहाँ पर आपने देख पाया
कि लिफ्ट में व्यक्ति का भार का अनुभव कब होगा, जब व्यक्ति जो है लिफ्ट में ऊपर की ओर जा रहा हो, और जब वो नीचे की ओर जाएगा तो उसको भारहीनता का क्या होता है, अनुभव होता है। चलिए एक प्रश्न हम लोग और देख लेते हैं, ठीक है। इसमें ये बोला गया है कि लोलक की जो कालावधि है, टाइम पीरियड है, उसके बारे में पूछा गया है। और इसमें ऑप्शन आपका है कि द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करती है, लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, समय के ऊपर निर्भर करती है, या तापक्रम के ऊपर निर्भर करती है। देखिए लोलक आप लोगों ने देखा होगा, है ना। लोलक जो है क्या होता है, जो एक घड़ी के समान ही उसकी संरचना होती है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, वो है ना घड़ी के समान संरचना में इधर इधर क्या होते हैं, लटकते रहता है, ठीक है। तो जब वो क्या करता है, इधर जाता है, उसकी जो टाइम लगता है ना इस साइड होने में, उसको क्या करने में, झूलने में, उसी को क्या बोलते हैं, उसके आवर्तकाल बोलते हैं, टाइम पीरियड कहा जाता है, ठीक है। तो लोलक का जो टाइम पीरियड है, ठीक है, लोलक का जो टाइम पीरियड है, ठीक है, इसको पूछा गया है। हमें पता कैसे चलता है, देखिए लोलक की लंबाई पर ये आधारित होता है। देखिए जैसे कांटा क्या करता है, इस दिशा में जाता है पहले, फिर उस दिशा में जाता है, तो इसका जो कितने समय में इस दिशा में जाएगा, कितने समय में इस दिशा में जाएगा, कितने समय में एक दोलन वो पूरा करता है, ये किस पर आधारित होता है, ये जो लोलक होता है ना इसकी लंबाई पर। ये अगर लोलक की लंबाई ज़्यादा है तो उसका आवर्त क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब जो इस तरफ और इस तरफ, आवर्तकाल कहने का मतलब एक पूरा, है ना, पूरा एक क्या होता है उनका, पूरा इस साइड से लेके उस साइड तक पूरा एक दोलन, है ना, जो एक कंप्लीट दोलन होता है उसका आवर्तकाल होता है। इसकी लंबाई अगर ज़्यादा होगी तो आवर्तकाल का समय क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि इसको इस दिशा में जाने और इस दिशा, दोनों दिशा में एक दोलन करने में अधिक समय लगेगा। अगर लंबाई कम है तो आवर्तकाल इसका क्या हो जाएगा, घट जाएगा, इसको इस दिशा और इस दिशा में पूरे एक दोलन जाने में क्या होगा, कम समय लगेगा। तो आप देख पाते हैं लोलक का टाइम पीरियड किस पे निर्भर करता है, तो लंबाई पे। किस पे, तो लोलक की लंबाई पे। लोलक की लंबाई अगर ज़्यादा है, ठीक है, लोलक की लंबाई अगर ज़्यादा है तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, वो भी बढ़ जाएगा, आवर्तकाल उसका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर लोलक की लंबाई क्या है, कम है, ठीक है, लोलक की लंबाई अगर कम है तो देख पाएंगे उसका आवर्तकाल, उसका दोलन करने का समय जो है क्या होता है, घट जाता है, ठीक है। दोलन करने का समय जो है घट जाता है, और दोलन करने का समय घट जाता है इसका मतलब क्या है, उसकी गति बढ़ जाती है। तेज गति से वो क्या करेगी, दोलन करेगी, तो कम समय लेगा, ठीक है। चलिए ये चीज़ें मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होंगी, और किसी भी प्रकार का अगर डाउट हो तो आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक है। वहाँ से जो चीज़ें हैं हमारी टीम है ना, हमारे टीम के द्वारा वहाँ से आपको 24 घंटे 7 महीने 12 महीने पूरे साल भर वहाँ से वो टीम तत्पर है ना, आपको हर प्रकार की सहायता प्रदान करने के लिए। तो चलिए ठीक है, इतनी सारी चीज़ों को आप क्या करेंगे, बार बार अच्छे से पढ़ेंगे, कोशिश करें इसका आप एक नोट्स बना लें और उन सब चीज़ों को आप अच्छे से पढ़ें, ठीक है। तो लोलक का कॉन्सेप्ट आप याद रखेंगे यहाँ पे। बाकी जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताया है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इन सब चीज़ों को बार बार पढ़ें। इसके बाद आपका सेकेंड का क्लास जो है रेलवे को डेडिकेटेड रहेगा, जिसके बारे में हम आने वाले कुछ समय में पढ़ेंगे। चलिए ठीक है, मैं आज का क्लास यहीं करता हूँ, क्योंकि हमारे जो टेक्नीशियन साहब हैं बोल रहे हैं कि सर लंच का टाइम हो गया, मुझे बहुत तेज़ से भूख लग रहा है करके। अगर आप क्लास को जल्दी नहीं छोड़ोगे तो शायद मैं बेहोश हो जाऊँ। तो देखिए ये स्थिति जो है ना, तो इस प्रकार आपकी टेक्निकल परेशानी क्या हो जाएगी, उत्पन्न हो जाएगी, और आपको क्लास सही से नहीं चल पाएगा। चलिए ठीक है, क्लास को मैं क्या करता हूँ थोड़ा सा चलिए ठीक है, देखिए आप इन सब चीज़ों को अच्छे से पढ़ेंगे। इसमें जो न्यूमेरिकल चीज़ें हैं इसको मैं, है ना, जो आपका एग्जाम का अगर डेट क्लियर होता है तो हम लोग पर डे आधे घंटे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी कराने का मैं कोशिश करूंगा आपको। बाकी जो न्यूमेरिकल चीज़ें हैं उसको आप अच्छे से पढ़ें, क्योंकि आने वाले पेपर में 60 नंबर तो आपका साइंस का ही भाग है। तो 60 नंबर में आपको देखने को क्या मिलेगा, 60 में मैं मेरे अनुमानित, अगर मुझे जिस हिसाब से लग रहा है कि 10 से 15 क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल वहाँ से पूछे जाने हैं, ठीक है। तो जितने भी जो 9वीं और 10वीं के पुस्तक में हैं, जितने भी न्यूमेरिकल वाली चीज़ें हैं, है ना, और साथ में 11वीं और 12वीं के पुस्तक भी आप क्या करेंगे, छत्तीसगढ़ बोर्ड का खरीद लें, और वहाँ से जो है ना फार्मूला बेस्ड प्रश्न है, केवल फार्मूला बेस्ड, उसी को आप क्या करेंगे, सॉल्व करें, बार बार प्रैक्टिस करते रहें। और इतनी भी सारी चीज़ों को आप अच्छे से पढ़ेंगे, जैसे कि मैं इन सबको बताया, जैसे कि है ना, तो अंतरिक्ष यात्री निर्वात एक सीधे खड़े नहीं हैं, ठीक है, उसका कारण क्या है। तो इन सारी चीज़ों को आप क्या करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, इसको प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है। साथ में कुछ दिनों बाद हमारे जो खरे सर उनके द्वारा आपके लिए टेस्ट सीरीज़ ऑर्गेनाइज किया जाएगा, तो आप उस टेस्ट सीरीज़ वाले जो क्लास है उसको जरूर अटेंड करें, है ना। वहाँ से आपको जैसा कि आपको पेपर में प्रश्न देखने को मिलेगा, हूबहू उसी तरीके का प्रश्न भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, कराया जाएगा।
ठीक है, तो चलिए आप किसी भी प्रकार का अगर कोई प्रश्न हो आपके मन में, है ना, कहीं पर कोई डाउट हो, कुछ चीज़ें जहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो, तो आप उन सब चीज़ों को क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। हाँ, हमारी टीम के द्वारा बिल्कुल आपके सहयोग के लिए क्या तत्परता के साथ उस पर कार्य किया जाएगा, आपके सभी प्रकार के प्रश्नों को उत्तर दिया जाएगा। साथ ही अगर चैनल में ये सारी चीज़ें आपको पसंद आती हैं, है ना, तो आप चैनल को क्या करेंगे, लाइक करेंगे, है ना, चैनल में कमेंट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और साथ ही साथ, है ना, बहुत लोगों को शेयर करने में आप ना भूलें। चलिए ठीक है, आज का क्लास मैं यहीं नहीं पढ़ता हूँ।